हेलो गाइस, आज के हम एक नए लेक्चर में जानेंगे इंग्लिश के बारे में। हम लोग आज से इंग्लिश शुरू करेंगे। इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। इंग्लिश ओके। टाइटल रहेगा आज का बेसिक से इंग्लिश के बेसिक से इंग्लिश। तो हम लोग इसमें इंग्लिश में जान रहे होंगे ओके, हम लोग इंग्लिश में जान रहे होंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत हम लोग अल्फ़ाबेट से करते हैं। सबसे पहले जानेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट ओके, जैसा कि आप लोग जानते हो, हर एक वर्णमाला की अपनी इकाई होती है। हर एक भाषा की अपनी इकाई होती है। जैसे मैथ की अपनी इकाई है। मैथ की इकाई को हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 भी हमने ले लिया, 9। ये हमारे मैथ के संकेत होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग वर्णमाला जब करते हैं, हिंदी की वर्णमाला, उसमें हम लोग आ से ज्ञा तक कर रहे होते हैं। तो हम जान रहे होते हैं इसमें कि हम लोगों का क्या चल रहा है, ठीक है ना। वर्णमाला करके हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश की वर्णमाला। सबसे पहले हम अंग्रेजी की वर्णमाला अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे। सॉरी, डिस्टर्बेंस हुआ। सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में जानेंगे। ओके, फिर सबसे पहले जानेंगे हम लोग अल्फ़ाबेट 26 होते हैं नंबर्स में। और आप बात करें 26 को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 0 5, जिनको हम लोग वॉवेल बोलते हैं, एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल की बात करें तो वॉवेल हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, और इनके अलावा जितने भी लेटर होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, पहली बात। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, लेकिन वॉवेल साउंड, या ये कहें कि साउंड्स अलग होते हैं, जिनकी संख्या 44 है। इंग्लिश साउंड अलग होते हैं, जिनकी संख्या 44 है। 44 को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वॉवेल साउंड एंड सेकंड है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। और वॉवेल साउंड की बात करें तो इनकी संख्या हमारी 20 होती है, एंड कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें 24। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, वॉवेल साउंड की संख्या कितनी होती है, या कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी होती है, या फिर साउंड की संख्या, इंग्लिश में साउंड की संख्या कितनी होती है। तो हमारा सबसे पहले जाना हमने अल्फ़ाबेट, जो कि 5 होती हैं, 26 होती हैं। 26 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, 5 और 21। 5 जो होती है हमारी वॉवेल होती हैं, एंड 21 जो होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स होती हैं। अब वॉवेल हमारी ए, ई, आई, ओ, यू होता है। उसके अलावा जितने भी लेटर बचते हैं इंग्लिश में वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन साउंड्स अलग होते हैं, जिनकी जो इंग्लिश साउंड होते हैं वो अलग होते हैं, जिनकी संख्या 44 है। और 44 साउंड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है वॉवेल साउंड, सेकंड है कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड की संख्या 20 है और कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या 24 है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी वर्ड की फॉर्मेशन के लिए
फॉर्मेशन के लिए, किसी वर्ड की फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम एक वॉवल या वॉवल साउंड की आवश्यकता होती है। मतलब बिना वॉवल साउंड के या वॉवल के हमारा कोई वर्ड नहीं बन सकता। जैसे एग्जांपल देखेंगे, टाइगर, वॉवल साउंड आया है, वॉवल आए हैं यहाँ पर। द, वॉवल आया यहाँ पर। ऑन, वॉवल आया यहाँ पर। यस, वॉवल आया यहाँ पर। टू, यानी कोई भी वर्ड आप देखोगे हमारा इसके बिना नहीं होगा। अगर बात करें वॉवल साउंड की, तो देखो क्राई, ट्राई, स्काई, फ्लाई, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं डायरेक्ट वॉवल तो नहीं आता है लेकिन इसमें वॉवल साउंड आता है। ये वॉवल साउंड वाले वर्ड हो जाते हैं हमारे वॉवल साउंड, एंड ये हमारे कॉन्सोनेंट साउंड वाले, कॉन्सोनेंट साउंड वाले। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड। अब हम लोग को समझ में आया वॉवल की नीड क्यों है, क्योंकि हमें एक वर्ड बनाना है तो हमें उसके लिए वॉवल पता होना चाहिए, ठीक है ना। वॉवल साउंड और वॉवल जान लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वर्ड पर। लेटर्स के ग्रुप को ही, लेटर्स के या फिर अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं इसको। अल्फ़ाबेट लेटर्स के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। बट ध्यान रखना, अगर मैं बोल दूं आपसे NTSUPCKL, ये कोई वर्ड है क्या? हालांकि अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स के ग्रुप तो हैं लेकिन ये वर्ड नहीं होगा। इसका डिक्शनरी में मीनिंग होना चाहिए, और डिक्शनरी में मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड कैटेगरी में नहीं है। पहली शर्त होती है वर्ड बनने के लिए डिक्शनरी में उसका होना, उपस्थित होना। ओके, हर साल देखोगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कुछ वर्ड ऐड होते रहते हैं, है ना। अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग वर्ड्स ऐड होते रहते हैं ना, इसलिए ये वर्ड हमारा अभी तक ऐड नहीं हुआ है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन वर्ड नहीं है। कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ अर्थ होना चाहिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, आपका वर्ड बोल रहे होंगे। थैंक यू। ग्रुप को वर्ड कहते हैं, वर्ड कहते हैं। मीनिंग होना चाहिए उसका, मीनिंग होना चाहिए, ये वाली बात ध्यान रखना आपको। अब जो वर्ड्स होते हैं, ये जैसे मैंने लिखा टू, प्ले, क्राई, मोहन। एक बात जान लीजिए, ये कुछ ना कुछ अपना पार्ट्स रखते हैं, इसका मतलब अलग अलग होते हैं, सारे के सारे वर्ड्स अलग होते हैं, कुछ नाम होते हैं, और आमतौर पर इंग्लिश में इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम लोग वर्ड को सीखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे वर्ड होते हैं किसके लिए होते हैं, सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए होते हैं, सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर देखें तो सबसे पहले जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। इस संख्या में 8 होती है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। हम कह सकते हैं कि सबसे पहला है नाउन, जो नेमिंग वर्ड्स के बारे में बताता है। सेकंड है प्रोनाउन, जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं।
वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ भी ऐड करें उसको एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ भी ऐड करें उसे हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। और वही हम लोग बात करेंगे वर्ब की, तो वर्ब हमको होना और करने के बारे में बताती है। जैसे मैंने कहा एक राजा था, तो राजा का होना बता रही है, ऐसे मैंने बोला आपसे वर्ब दो चीज बताती है, एक्शन डूइंग समथिंग, और एक होता है हमारा आपका स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग कुछ होने की दशा, स्थिति। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग। बात करें हमारा नेक्स्ट एडवर्ब होता है नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं। ये एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इन सब के मीनिंग कुछ ऐड कर रहा होता है, इसलिए हम लोग उसको एडवर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन। दो नाउन के बीच संबंध बताता है, बीच में आता है, जोड़ता है उनको। प्रपोजिशन, कंजक्शन, कंजक्शन दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ रहा होता है, इसे हम लोग कंजक्शन बोलते हैं। एक इंटरजेक्शन होता है, INTERJECTION, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में हम लोग जान रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन हाँ इसकी पहचान होती है एक्सक्लेमेशन सिंबल, और एक्सक्लेमेशन सिंबल आया तो वो सेंटेंस हमारा इंटरजेक्शन होगा। ओके, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी जान चुके हैं, 8 प्रकार की होती है। इनकी नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, ये सब हम लोग बात ही क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इंट्रो क्लास है, ये आपकी इंट्रो क्लास है। इसे हम लोग शूट कर रहे हैं 01/7/2023 को, और इसको अपलोड करेंगे 02/7/23। इसका रीज़न है नेट नहीं होता है, तो शाम को इवनिंग में हम लोग कनेक्ट करके इसको कर रहे होते हैं, तो टाइम लेता है ना। मोबाइल से वीडियो शूट की जाती हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे, इतना समझ में आया? हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझ लिया। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे क्या, सेंटेंस का निर्माण करेंगे। इसका निर्माण करेंगे सेंटेंस का। सेंटेंस जानते हैं अपना सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें हम लोग जान रहे हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर मोहन, टू, नाइस, गो, कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस, इसका मतलब कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हमारा सेंटेंस है, अदरवाइज नहीं। ग्रामेटिकल रूल्स के साथ बंधा होता है और ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो होते हैं, तो हमारा एक सेंटेंस का निर्माण होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स, which makes a complete sense is called a sentence। ओके, हम लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस। अब इसके बाद जानेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे मैंने कहा राधा इज प्लेइंग क्रिकेट, राधा इज प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा एक राधा इज प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट, वर्ब, एब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब कुछ दे रखा है, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा एक सेंटेंस बन रहा है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं, सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस बोलेंगे इसको। सेंटेंस जो प्रकार होते हैं वो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 हमारा है
इसे हम लोग असर्टिव बोलते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं, या फिर डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव बोल दे सकते हैं। इसमें हमारे दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। जिन सेंटेंस में हम लोग पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं तो अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव बताते हैं नेगेटिव। जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया है, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, इस तरह से जो सेंटेंस कहेंगे वो नेगेटिव वाले हो जाएंगे, बाकी अफर्मेटिव। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें हमेशा स्टेटमेंट्स आते हैं। स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, ओके। स्टेटमेंट शो कर रहे होते हैं, असर्शन शो कर रहे होते हैं, असर्शन एंड स्टेटमेंट शो कर रहे होते हैं। असर्शन लिख सकते हैं हम लोग, असर्शन वही स्टेटमेंट ही शो कर रहे होते हैं एक तरह से देखा जाए तो, है ना, बात एक ही है। जैसे कि मैंने बोला राहुल इज माय फ्रेंड, मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो राहुल है वो मेरा दोस्त है, बात सही है ना। मैंने बोला ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा नेगेटिव हो गया और ये हमारा अफर्मेटिव। इसको बोलेंगे हम अफर्मेटिव, इसको बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग नेगेटिव, नेगेटिव बोलेंगे। इस प्रकार से हमने इसको डील कर लिया असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को। हम सेकंड काइंड देखेंगे इसका। सेंटेंस का दूसरा प्रकार होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस सेंटेंस पहचान होती है इसकी, क्वेश्चन मार्क आता है इसमें सबसे लास्ट में। दूसरा आस्क ए क्वेश्चन, क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, आस्क ए क्वेश्चंस। और इसके बाद हम देखेंगे ये भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हम यस और नो में दे रहे होते हैं। जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि क्या आपने इंग्लिश कंप्लीट कर ली है, तब आप कहोगे हाँ या ना। ऐसे सेंटेंस जिनमें हम लोग हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं, उन वाक्यों को हम लोग यस नो इंटरोगेटिव बोलते हैं, यस नो इंटरोगेटिव बोलते हैं। अगर बात करें हम लोग दूसरा टाइप, फर्स्ट तो ये हो गया हमारा। सेकंड की बात करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका हम लोग आंसर यस और नो में नहीं दे रहे होते। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ से आते हो, तुम क्या पढ़ते हो, ये सब सेंटेंस हमारे WH वर्ड इंटरोगेटिव में जाएंगे, या फिर क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव हो सकते हैं, इंटरोगेटिव जाते हैं, ओके। WH वर्ड एंड यस नो इंटरोगेटिव। इस प्रकार से हम लोग जाना कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें हम लोग दो प्रकार के इंटरोगेटिव सीख चुके हैं, यस नो इंटरोगेटिव एंड WH वर्ड इंटरोगेटिव। दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। डज सी प्ले फुटबॉल, ये हमारा क्वेश्चन मार्क डज सी। और हाँ, एक बात और, यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। डज सी प्ले फुटबॉल, यस और नो, यस सी प्लेज फुटबॉल, यस सी प्लेज फुटबॉल। ऐसे ही वेयर डज सी प्ले, वेयर डज सी प्ले। अब यहाँ आप इसका आंसर ये नहीं बोलोगे कि सी प्लेस, सी डज नॉट प्लेस, नहीं बोलोगे, आप बोलोगे यस नो सॉरी वेयर डज सी प्ले, सी प्लेस फुटबॉल इन द ग्राउंड। जहाँ भी खेलती है वहाँ का जगह बताएंगे, आपको जगह बतानी पड़ेगी। इसलिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें WH वर्ड का मतलब है इंटरोगेटिव, सॉरी यस WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। यहाँ तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, तीसरा काइंड होता हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में एक बात ध्यान रखना,
ये हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है, मेन वर्ब से शुरू होते हैं, पहली बात। दूसरी बात हम लोग याद रखेंगे इसमें, कभी कभी समटाइम्स क्या होता है इसमें, हम लोग काइंडली और प्लीज़ का उपयोग कर रहे होते हैं, काइंडली या फिर प्लीज़ का प्रयोग कर रहे होते हैं। काइंडली और प्लीज़ का प्रयोग करके भी हम लोग कभी कभी एम्बेडेड सेंटेंस बना रहे होते हैं। और इसमें जो है आता क्या है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एटसेट्रा। ओके, जैसे कि वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड, फुल, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, फुल स्टॉप। इस तरह से हम लोग इसका एग्जाम्पल दे रहे होंगे, है ना। और ऐसे ही लेट मी डू दिस, लेट मी टीच, लेट मी स्पीक समथिंग, और लेट मी टीच इंग्लिश, ये हम सेंटेंस बोल रहे थे, किसे बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर कमांड को, यानी कि सजेशन वाले भी इसमें आ जाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस में। ओके, प्लीज़ गिव मी सम मनी, या बोल सकते हैं प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह बोल सकते हैं। तो हमारा ये सब कुछ इसी में आएगा। अब बात करेंगे सेंटेंस के बाद, सेकंड है हमारा, बात करेंगे कहाँ पे हम लोग, हाँ हमने इम्परेटिव सीख लिया है। अब हम सीखेंगे इम्परेटिव के बाद असर्टिव, इम्परेटिव के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमें याद रखना है, इनकी शुरुआत अक्सर आमतौर पर मे से होती है, मे शुरू होते हैं। इसमें हम लोग कर्ज, बून, ब्लेस, प्रे आदि के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस कर्ज, बून, कर्ज मतलब पोसना, बून, ब्लेस, प्रे आदि के बारे में बेस बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करेंगे, इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग के बारे में बताते हैं, जैसे कि इसमें एलास, या मान लीजिए हुर्रा, इस तरह की एक्सप्लेनेशन आ रहे होते हैं। और अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पांचों पॉइंट्स। हमने सबसे पहले जाना असर्टिव सेंटेंस, फिर हमने जाना इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर जाना हमने इम्परेटिव सेंटेंस, उसके बाद हमने फोर्थ जाना ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, असर्टिव टू टाइप्स के होते हैं। इम्परेटिव शुरुआत हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग डू नॉट का यूज़ कर रहे होते हैं। इस प्रकार से हमें जाना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बेसिक से इंग्लिश कई लोगों को परेशानी होती है कहाँ से शुरू करें, तो उनको बिल्कुल यहाँ से शुरू करना है और एंड तक मेरे साथ चलना है, जिससे कि हम बहुत कुछ सीख रहे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।